Good evening, students. Welcome to NSmarts classes. Okay, so this is our 11th restart program. As you all know, we have started this. Today is your first botany class, right? So this is Sritama. I'll be taking your botany classes for this course. So today, first let me explain why we are starting or why we are going with this 11th restart program. So this 11th restart program is going to help you. In अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का 11th का प्रिपरेशन जहाँ पे लैक था वो प्रॉपरली आप लोग प्रिपेयर कर पा रहे हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, राइट? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? 11th का जो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। 12th पे आप लोग नीट के लिए अपियर करोगे, 12th में आप लोग बोर्ड्स के लिए अपियर करोगे, राइट? तो उसके लिए 11th का जो बेस है वो आप लोगों को प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 11th में थोड़ा लेजीनेस बोलिए या थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, जिसके कारण प्रॉपरली 11th का प्रिपरेशन शायद नहीं हो पाता है, या कुछ स्टूडेंट्स है थोड़ा डिले करके स्टार्ट करते हैं कोई भी कोचिंग में जाना या नारायणा में आना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि मे बी दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त सितंबर, तो तब तक तो बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। सो वो जो बैकलॉग है वो शायद क्लियर नहीं हो पाया। तो अभी क्या है, अभी एक ट्रांजिशन है फ्रॉम 11th टू 12th, राइट? तो इस बीच में अगर हम लोग टाइम को यूटिलाइज कर पाए कि एक क्रैश कोर्स ऑफ क्लास 11 फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, दैट विल हेल्प यू एंड दैट विल ऑल्सो कीप यू मोटिवेटेड कि 12th आप लोग बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट कर पाए और नीट बोर्ड्स सबके लिए आप लोग एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाए, राइट? सो आज हम लोग बॉटनी में कौन सा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं? बॉटनी में 11th वाला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 विच इज लिविंग वर्ल्ड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू दिस चैप्टर। ये चैप्टर सब स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। सो लाइक स्टूडेंट्स लाइक दैट, ऑफ कोर्स एवरीबडी विल लाइक दैट कि वो आपका इजी हो एंड बहुत जल्दी से हो भी जाए, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी चीज़ को एनटीए अब हटा दिया है, राइट? सो न्यू एडिशन जो है एनसीईआरटी का उसमें है नहीं, तो लाइक अब स्मॉल है, इजी है, तो उसको हम लोग कैसे एडवांटेजेस बना सकते हैं? उसको एडवांटेजेस ऐसे बना सकते हैं कि चैप्टर को ऐसे रेडी करेंगे, जितना भी है प्रॉपरली इतना डेप्थ में जाकर रेडी करेंगे, और जो एनसीईआरटी है उसमें जो लाइंस हैं, उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतने अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे सो दैट हम लोगों को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। That is our main motto, right? So Living World, though it's a very small chapter and an easy chapter, we need to focus on that chapter because it is a very important chapter also. Because ये biology, whether it's zoology, botany, ये एक base को create करेगा, right? So let's start with the chapter. Now, first हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो पेज है, ये आप लोग जो लोग एनसीईआरटी के साथ एकदम यूज टू है, यू विल आइडेंटिफाई दिस पेज, आई थिंक सो। ये पेज क्या है? ये आपका यूनिट इंट्रोडक्शन है, लिविंग वर्ल्ड बीइंग द फर्स्ट चैप्टर। तो ये जो डाइवर्सिटी वाले जो चैप्टर्स है, लिविंग वर्ल्ड, देन उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसका ये जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका एक यूनिट इंट्रोडक्शन है। अभी आप लोग सोच सकते हो कि मैम ने ये क्यों डाला है यहाँ पे, हाउ इज़ दिस रेलिवेंट, हाउ इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? ये तो हम लोग कभी पढ़ते नहीं हैं। बट बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, इस बार के नीट में चैप्टर इंट्रोडक्शन, यूनिट इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस था इस बार, मतलब लास्ट ईयर वाला 2025 में जो नीट हुआ था। सो वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग अभी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, राइट, फॉर नीट। तो लाइक इसीलिए हम लोग इसको स्टडी करेंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो इसमें क्या बोला गया है ये हम लोग थोड़ा अभी देखेंगे, राइट? तो क्या है देखिए, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। The living world comprises an amazing diversity of living organisms. So ये हम लोगों को पता है कि living world जो है that is very much diversified. बहुत ज़्यादा diversity यहाँ पे exist करता है. Whether you talk about animals, whether you talk about plants, whether you talk about microorganisms, सब कुछ में बहुत ज़्यादा variety है. Okay, so यही यहाँ पे बोला गया है. Next क्या है देखिए कि early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Early man मतलब जब उतना कुछ आइडिया नहीं था लोगों को कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जब उतना कुछ आइडिया नहीं था,
तब क्या हुआ था, तब लोग उतना डिटेल में पढ़ाई तो नहीं कर पा रहे थे, एनालिसिस तो नहीं कर पा रहे थे, बट दे वर वेरी इजीली एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. सो एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है बच्चों? एनिमेट मीन्स लिविंग, इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग. वो तो बहुत इजीली हम लोग कर ही सकते हैं. फिर इसके बाद अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, विंड, सी, फायर एटसेट्रा. इसका मतलब क्या है? अर्ली मैन डिफाइड का मतलब क्या है कि उसको एक गॉड मान के, यहाँ पे जो कल्चर हम लोगों इंडियंस में है, राइट, वहाँ पे बहुत सारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को गॉड के तरह हम लोग प्रे करते हैं, राइट. तो अर्ली मैन वो किए थे. तो इस वर्ड का मतलब वही है, उसको एज अ गॉड मान के उसको प्रे करना, उसका पूजा करना, राइट. तो अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, विंड, सी, फायर एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो. कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे प्लांट को हम लोग पूजा करते हैं, जैसे तुलसी, ये सब लोग जानते हैं, है ना. सो वैसे ही ये लोग भी करते थे. तब से ही कुछ कुछ अभी फॉलो नहीं होता है, कुछ कुछ अभी भी फॉलो होता है, वो सब हम लोगों को जानना पड़ेगा. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. Either कुछ कुछ चीज़ों को वो लोग बहुत एक गॉड लेवल में मानते थे, या कुछ कुछ चीज़ों से वो लोग बहुत फ्राइटन रहते थे कि अच्छा ये अगर हम लोग घर पे लाएंगे तो ये खराब हो जाएगा. सो ये जो लाइंस है, ये लाइंस को आप लोगों को जानना पड़ेगा, राइट, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग वहाँ पे आ सकता है. करेक्ट. नेक्स्ट, the description of living organisms including human beings began much later in human history. एक्चुअल में जो अभी हम लोग बायो में करते हैं, टैक्सोनॉमिकल स्टडी, सिस्टमेटिक्स का स्टडी, ये सब जो है ये बेसिकली आपका बहुत माने टाइम फ्रेम के बहुत लेटर एजेस में वो आया था. इनिशियली ये सब उतना कुछ नहीं था. सोसाइटीज विच इंडल्ज्ड इन anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Anthropocentric मतलब human centric जो knowledge है, ओके. एंथ्रोपोसेंट्रिक नॉलेज मतलब ह्यूमन सेंट्रिक जो नॉलेज है उसको यूज करके बायोलॉजिकल फील्ड में प्रोग्रेस कर पाना. सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. ये सब जो है ये थोड़ा बहुत लिविंग वर्ल्ड सभी लोगों ने पढ़ा होगा, राइट, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, कोई इसको उतना छोड़ता नहीं है. तो ये सब जो टर्म्स है, दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस चैप्टर, लाइक क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. तो ये सब बहुत बाद में आया था, इनिशियली उतना नॉलेज नहीं था. करेक्ट. सो इसके बाद क्या है, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. मतलब ये जो studies है कि ये organism कहाँ पे belong करता है, इस organism के साथ दूसरे organism का कितना क्या similarity dissimilarity है, सब कुछ बहुत डिटेल में स्टडी किया गया था. एवोल्यूशनरी, लाइक वर्टिकली का मतलब क्या है कि एकदम जो एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स थे उनके साथ क्या कनेक्शन हुआ. हॉराइजॉन्टली एक ही ग्रुप में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज है, हाउ वी गेट टू नो कि दिस बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर स्पीशीज एंड दिस ग्रुप बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर स्पीशीज. ये सब जो है दैट इज हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टडीज, राइट. उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ever lived on this earth was a revelation. Okay, so this is also very important कि आज के दुनिया में जो भी organisms है, starting from bacteria to us, हम लोगों में similarities क्या है, dissimilarities क्या है, कितना डिग्री है, कुछ common feature क्या है जो सब में एकदम बैक्टीरिया से लेके हम लोगों तक है कि नहीं है, ये सब हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा. So now next, like organisms that have ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants. Like जो भी है डिटेलिंग जो है ये हम लोग जो अपकमिंग चैप्टर्स है, जो 4 चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उसमें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट
नेक्स्ट ये जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं जब अभी डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम हियर। यू विल सी कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे फोटो है, किसका फोटो है ना, अर्नेस्ट मेयर का फोटो है। तो अर्नेस्ट मेयर क्या थे, माने कौन थे, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है। नाउ was one of the 100 greatest scientist of all time। 100 को 1000 बना देगा, स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो वो याद रखना है। फिर उसके बाद उन्होंने कब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के तौर पे ज्वाइन किया था, आर्ट्स एंड साइंसेज, ये सब ईयर आप लोग अगर याद रख पाएंगे इट इज बेटर, इट इज गोइंग टू गिव यू मोर कॉन्फिडेंस कि अगर यहां से भी क्वेश्चन आएगा वी विल बी एबल टू आंसर देम, राइट। सो नाउ ये वाला मत भूलना, डार्विन वाला जो मैंने बताया। फिर उनका टोटल कैरियर कितने का था, 80 ईयर का कैरियर था, ये नंबर आप लोग याद रखिएगा। फिर उन्होंने क्या क्या टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया देखिए, ऑर्निथोलॉजी, ओके, टैक्सोनॉमी माने बर्ड रिलेटेड, टैक्सोनॉमी तो हम लोग पर करेंगे ही, क्लासिफिकेशन का जो साइंस है, जू जियोग्राफी, कोई पर्टिकुलर एनिमल ऑर्गेनिज्म का जो आपका जियोग्राफिकल एरिया में कितना वो परसेंटेज प्रेजेंट है, कौन से जियोग्राफिकल एरिया में कितना है, दैट इज एवोल्यूशन, कैसे इवॉल्व किया। फिर आपका सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स मतलब टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी कनेक्शंस, वो वाला पार्ट, ठीक है। एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, कि कैसे क्या इवॉल्व हुआ, बायोलॉजी सब्जेक्ट कैसे बना, उसके साथ क्लासिफिकेशन का क्या कनेक्शन है, ये सब हम लोग देखेंगे। सो ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज क्या है, एवोल्यूशन क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है। सो मेयर वॉज वन ऑफ द वेरी बिग नेम इन दिस फील्ड, ओके। फिर उसके बाद ये जो है, he also pioneered the currently accepted definition of a biological species। biological species का current definition क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। biological species का current definition क्या है कि क्या क्या टर्म, group of organisms which can interbreed, okay, that is very important, which can interbreed। ये करंट बायोलॉजिकल स्पीशीज का ये डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विच कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मतलब क्या है, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, राइट। सो विच कैन इंटरब्रीड, which are reproductively isolated। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब क्या है, किसी दूसरे स्पीशीज या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के मेंबर्स के साथ दे कैन नॉट इंटरब्रीड, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ओके। ये और भी इंपॉर्टेंट है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब रिप्रोडक्शन हुआ और ऑफस्प्रिंग जो है, दैट ऑफस्प्रिंग इज नो लॉन्गर एबल टू रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, तब उसको हम लोग सेम स्पीशीज कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ओके। एक ऐसा एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। सो ये जो फीचर्स हैं कि विच कैन इंटरब्रीड, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स एंड दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब किसी दूसरे स्पीशीज के मेंबर के साथ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये करंट डेफिनेशन और मोस्ट वेल एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज है, विच वॉज गिवन बाय हिम, अर्नेस्ट मेयर, ओके। तो ये याद रखिए। नाउ उनको मिला था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, मतलब 3 अवार्ड्स। क्या क्या है देखिए, बल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड Crawford Prize, okay, and he died at the age of 100 in the year of 2004. So ये हो गया आपका जो brief introductory part है to this unit as well as to this chapter। तो यहाँ से हम लोगों को क्या जानने को मिला, मेन पार्ट आपका ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, और ये 2 पेज पढ़ना है या नहीं है
वो तो कंफ्यूजन है, हम लोग तो पहले इसको इग्नोर ही कर देते थे, है ना, आप लोग सोच रहे होंगे। तो आज मैंने बता दिया, तो हर एक यूनिट इंट्रोडक्शन, चैप्टर इंट्रोडक्शन को अब से आप लोगों को स्टडी करना है, ऐसे ही डिटेल में करना है, नहीं तो मैं लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ाती आप लोगों को, तो ये अच्छे से आप लोगों को रेडी करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होपफुली क्लियर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर में देखिए सबसे पहले क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंपल है बट इन डिटेल्स में जितना आप लोग जान पाओगे उतना इजी होगा आप लोगों के लिए आंसर करना, ठीक। देखिए तो क्या है, व्हाट इज लिविंग, ये क्वेश्चन है। ये चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं, यूनिट इंट्रोडक्शन में क्या देखा, एनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो व्हाट इज लिविंग, जब भी मैं आप लोगों को ये डायरेक्टली पूछूंगी आप लोग मुझे बता भी सकते हो अभी कि क्या है, वो क्या है, ग्रोथ जो दिखाएगा, जो रिप्रोड्यूस करेगा, जिसमें सेल होगा, जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा और जो कॉन्शियस होगा, तो वो लिविंग है। फाइन, ये तो हम लोग दिखाते हैं, आपके साथ मिला के देखिए, मैच कीजिए, ये सब आप दिखाते हो कि नहीं, मैं दिखाती हूँ ये सब। तो ऑफ कोर्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एबिलिटी हम लोगों में है, मेटाबॉलिज्म हम लोगों के बॉडी में होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स, राइट, एंड कॉन्शियसनेस भी है कि वी वर अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एनी चेंजेस, हाउ टू रिस्पॉन्ड एनी लाइक स्टिम्यूली, वी आर अवेयर ऑफ दिस, राइट, तो दैट इज कॉन्शियसनेस। तो ये सब अगर रहेगा तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, राइट, ओके। बट इज इट रियली दैट सिंपल, इज इट रियली दैट केस, वो हम लोगों को देखना है। देखिए ग्रोथ, ये जो है ग्रोथ, हम लोग क्या, अगर मैं पूछूं बच्चों व्हाट इज ग्रोथ, सो व्हाट विल यू टेल, व्हाट इज ग्रोथ। मैम ग्रोथ का मतलब होता है कि साइज में इंक्रीज होना, फाइन। कोई बच्चा बोल सकता है कि मैम ग्रोथ मतलब आपका सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, कोई बोल सकता है कि मैम मास में भी जो इंक्रीज हो रहा है किसी पर्टिकुलर बॉडी में, उसको भी हम लोग एज अ ग्रोथ कंसिडर कर सकते हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये जो मैंने टर्म्स यहाँ पे लिया, सो ये क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन है बिल्कुल, सेल नंबर बढ़ता है, सबके लिए बढ़ता है ना। फिर मास भी बढ़ेगा, ठीक है, वो भी है, आपका इलोंगेशन होगा, साइटोप्लाज्म आपका इंक्रीज होगा, होपफुली साइटोप्लाज्म वगैरह सब लोग 10 तक आप लोग करके 11th में पूरा कर लिए हो तो जानते ही हो ये सब जो इंक्रीज हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है जो ग्रोथ शो करता है। सो डोंट बी सरप्राइज कि मैम क्या बोल रही है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ शो कर रहा है, वो कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप लोग में से बहुत सारे लोग डेजर्ट में गए हो, माउंटेन्स में गए हो घूमने, तो माउंटेन, या फिर आप लोग ज्योग्राफी भी पढ़ते थे क्लास 10 तक, है ना, एसएसटी ज्योग्राफी आप लोग करते थे, वहां पे क्या है, माउंटेन कैसे आपका ग्रो कर रहा है, डिपोजिशन हो रहा है उसके ऊपर, माउंटेन इज इंक्रीजिंग इन साइज। देन बोल्डर्स जो हिली रीजन्स में मिलता है, बोल्डर्स के ऊपर डिपोजिशन हो रहा है, बोल्डर का साइज इतना था अब इतना बड़ा हो गया, है ना। तो ये जो है ये भी तो ग्रोथ ही है, द बोल्डर इज ग्रोइंग, द माउंटेन इज ग्रोइंग। So, does this growth make a mountain and a boulder living? Of course not. Mountain और boulder को तो living नहीं बनाएगा। तो फिर अगर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये सब कैरेक्टर्स को शो कर पा रहा है, तब मैं कैसे बोल सकती हूं कि ग्रोथ जो भी दिखाएगा वो मेरा लिविंग होगा, तब तो मैं ये नहीं बोल सकती हूं, इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, जिसके कारण हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स या ऑफ द लिविंग बीइंग्स। एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करेगा, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उसको शो नहीं करेगा। तो अगर यही है तो क्या ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? डेफिनेटली नॉट, है ना। सो ये जो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज है, दिस शुड बी द डिफाइनिंग वंस, मतलब द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ग्रोथ को तो नहीं कंसिडर कर सकते हैं, बट ग्रोथ हम लोगों को पता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग स्पेसिफिक क्या किए, देखिए तो इंटरनल ग्रोथ, मतलब माउंटेन बोल्डर ग्रो कर रहा है, वो तो बाहर से डिपोजिशन हो रहा है,
उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। बट इंटरनली क्या सेल डिवाइड कर रहा है? सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है ना, वो अभी तो सेल ही नहीं है, वो तो सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो कैसे इंक्रीज होगा? नहीं होगा। मतलब अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि internal growth, then definitely internal growth is an exclusive property of living ones and it can be considered to be a defining property, क्योंकि internal growth जो है वो सारे living organisms will show without any exception and कोई भी non living object will not show आपका internal growth. So for that case we can consider internal growth to be an एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। सो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों ये आ रहा है कि ग्रोथ इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप लोग बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, ग्रोथ तो नहीं है, तो क्या उसको हम लोग करेक्ट करके क्या बोल सकते हैं? इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग और इंटरनल ग्रोथ इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो होपफुली दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन को हम लोग एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी मान सकते हैं? देखिए तो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी के चार्ट पे मैंने रिप्रोडक्शन लिखा है क्या? ना, यहाँ पे 4 है जहां पे रिप्रोडक्शन नहीं है। करेक्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों नहीं? रिप्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोड्यूस तो करेगा ही कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो ही ना वो स्पीशीज आपका सर्वाइव करेगा, अदरवाइज तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों दिया हुआ है बुक में, या मैम क्यों बोल रही है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी? ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल शो रिप्रोडक्शन एंड यहाँ पे कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। एक चेयर बच्चे चेयर को नहीं, छोटे चेयर को नहीं बनाएगा, है ना, वो तो नहीं होता है। कोई टेबल एक बड़ा टेबल से एक छोटा टेबल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सो इसमें जो था कि कोई कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ शो कर रहा है, स्पेसिफिकली उसको हम लोग क्या बोल रहे थे कि एक्सटर्नल ग्रोथ शो कर रहा है। रिप्रोडक्शन कोई शो नहीं कर रहा है, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग बीइंग्स ही रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तब भी हम लोग इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन को शो नहीं करता है। That is why, because of these exceptions, we cannot consider reproduction to be an exclusive property or a defining property of living organisms. Hopefully it is clear, right? तो ये क्या है कि reproduction को हम लोग क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? Because reproduction जो है it is not shown by few type of living organisms. वो हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है? नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म देखो इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी है, लाइक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी में भी है। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म इज एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? सिंथेसिस, कि कुछ चीजों को हम लोगों के बॉडी में बनाया जा रहा है, दैट इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट, दैट इज ब्रेक डाउन। तो हम लोगों के बॉडी में तो बहुत सारी चीजों का ब्रेक डाउन भी होता है। तो मेटाबॉलिज्म हम लोग किसको बोलेंगे? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को, कि पूरे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है दैट इज अ समेशन ऑफ एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, पूरे चीज को हम लोग कंप्राइज करके बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी भी है। क्यों? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा वो अलग बात है, बट होगा, प्रेजेंट है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, नहीं है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट। एज वेल एज कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो माने कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को शो करेगा। सो without any exception metabolism can be considered to be an defining property। मतलब क्या हुआ? सारे living organisms will show metabolism, कोई भी non living object will not show metabolism। non living object में metabolism नहीं होगा, correct? That is why we can consider metabolism to be a exclusive or defining feature of living organisms। clear? तो metabolism समझ में आ गया। अब आते हैं किसमें ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल रहेगा। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबके बीच में एमीबा बहुत फेमस है ना, एमीबा एक मेंबर है। तो एमीबा जो है
वो तो यूनिसेल्युलर है। एक सेल तो है, हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, इतना तो सेल है। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ये सब लोग जानते हो। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आइदर यूनिसेल्युलर एक सिंगल सेल रहेगा या पूरे ऑर्गेनिज्म माने ऑर्गेन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। सो ये जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहेगा। व्हेनेवर अ सिंगल सेल इज प्रेजेंट वी कैन कंसिडर दैट टू बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग सेल एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो प्रेजेंट नहीं रह सकता है, करेक्ट। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको देखिए मैंने इस पार्ट में भी लिखा है। सो दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब जो मैंने बोला कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, रियलाइज, रिस्पॉन्ड टू द surrounding environment, to the change in the surrounding environment, that is consciousness, correct। तो consciousness क्या है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाएगा। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका कॉन्शियस नहीं होता है। सो कॉन्शियसनेस क्या है, विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा एंड कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस शो नहीं करेगा। ठीक है, होप इट्स क्लियर नाउ। So that is why we are considering consciousness to be an exclusive property or defining feature। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट कर लिया ऐसे ही, है ना, बात करते करते। अभी हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक ऑफ बायोलॉजी। क्या है, फर्स्ट फीचर क्या था आपका, ग्रोथ था। ग्रोथ में देखिए क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या है, देखिए ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो है ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस। नॉन लिविंग एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। तो कैसा नॉन लिविंग इस टाइप ऑफ ग्रोथ को शो करता है वो हम लोग देख लेते हैं। माउंटेन्स शो कर सकता है, और कौन, बोल्डर्स जो है वो शो कर सकता है। सैंड ड्यून्स, डेजर्ट में होता है ना सैंड ड्यून्स, ऐसे ऐसा टाइप का, वो भी उसके ऊपर और भी आपका सैंड आके डिपॉजिट होगा तो वो उसका साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ये एग्जिबिट करता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को। अच्छा, अब ये जो ग्रोथ है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के माने केस में ग्रोथ इज अ वेरी वेरी ट्रिकी टर्म। कैसा, क्यों ट्रिकी टर्म है, देखिए ग्रोथ जो है चिल्ड्रन, ग्रोथ जो है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम लोग उसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं। ग्रोथ जो है वो तो एक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है बाइनरी फिशन से, 1 से 2 बन रहा है। तो बाइनरी फिशन से 1 से 2 बन रहा है, दैट इज ग्रोथ। 1 था अभी 2 है, तो सेल नंबर इज इंक्रीजिंग, ऑर्गेनिज्म का नंबर इज इंक्रीजिंग, बट ये तो एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वी सी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। सो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये जो आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, दीज आर सिनोनिमसली यूज्ड। मतलब जो आपका ग्रोथ है वही बेसिकली रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, राइट। तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, हम लोग जान लिए इसको। अब देखिए एनसीईआरटी में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है। कैसा कि जो बाइनरी फिशन मैंने बोला। फिर प्लांट में हम लोग देखेंगे कि प्रोटोनीमा, मॉस बोल के एक टाइप ऑफ प्लांट आप लोग किए हो ना पहले प्लांट किंगडम। जो मॉसेस हैं, मॉसेस हम लोग देखेंगे कि मॉसेस का रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज बाय प्रोटोनीमा। फिर प्लेनेरिया है,
ठीक है, जो रीजेनरेशन से होता है, ये सब क्लास 10th में आप लोग करते हो। रीजेनरेशन से प्लानेरिया का जो डेवलपमेंट, लाइक मोर नंबर ऑफ प्लानेरिया कैन बी प्रोड्यूस्ड, फिर आपका स्पोर्स हैं, तो ऐसे कुछ कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में यू नीड टू नो। ठीक है, ये हो गया। तो ये पूरे ग्रोथ के बारे में हम लोग जान लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, होपफुली इट्स क्लियर। ओके, सो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये वाला रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पिक्चर्स दिया गया है कि रिप्रोडक्शन जो है, हम लोग देखें कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, है ना। तो रिप्रोडक्शन अगर डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्यों नहीं है? कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। फिर भी क्यों हम लोग इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या हम लोग नॉन लिविंग मान लेंगे? डेफिनेटली नॉट। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर, राइट। देखो क्या है, फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स जो है, स्टेराइल कपल। ऐसे बहुत सारे ह्यूमन कपल्स हैं ड्यू टू स्टेरिलिटी, ड्यू टू मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, प्रॉपर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, देन फैलोपियन ट्यूब इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनल, यूटेरस कैन नॉट होल्ड द बेबी, सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन। ओके, सो द ह्यूमन कपल इज स्टेराइल। तो ह्यूमन कपल स्टेराइल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लिविंग नहीं है? डेफिनेटली दे आर लिविंग। तो ये क्या है एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, ये है म्यूल्स। आप लोग अगर माउंटेन रीजन में गए हो, आप लोग देखे हो, दिखता तो डोंकी जैसा है ना। बहुत सारा लगेज लेके वो ऊपर के तरफ चढ़ता है, थोड़ा हॉर्स के जैसा भी दिखता है, बट नाइदर इट इज हॉर्स नॉर इट इज अ डोंकी, बट इट इज अ क्रॉस, इट इज अ हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। ओके, सो हॉर्स एंड डोंकी जो है, हॉर्स एंड डोंकी डेफिनेटली दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज, है ना। तो उसका जो ऑफस्प्रिंग बना वो म्यूल है। म्यूल इज स्टेराइल, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इफ यू रिमेंबर, हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, एक बार देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, दूसरे स्पीशीज के साथ नहीं करेगा रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो हॉर्स और डोंकी के इंटरब्रीडिंग में क्या फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ? नहीं हुआ। म्यूल तो स्टेराइल है, मतलब हॉर्स और डोंकी को क्या हम लोग एक स्पीशीज कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, तो म्यूल्स हो गया। तो म्यूल्स अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या हम लोग नॉन लिविंग मान ले ना। बाकी तो सब कुछ कर पा रहा है, कॉन्शियस है, आपका वो ग्रोथ दिखाएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑफकोर्स इट इज लिविंग, करेक्ट। सो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये कितना क्यूट सा एक फोटो है। किसका है ये? हनी बीज का। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हनी बी का है। हनी बी आप लोग अगर पहले कभी पढ़े हो या सुने हो कि एक क्वीन बी रहता है, कुछ आपके मेल हनी बीज होता है, कुछ वर्कर हनी बीज होते हैं। तो ये जो है ये आपके वर्कर हनी बीज हैं। वर्कर हनी बीज जो है वो आपके स्टेराइल होते हैं, they cannot reproduce, they are females but they cannot reproduce. Okay, so क्या उसके लिए इसको हम लोग नॉन लिविंग मान ले? डेफिनेटली ना, उसके लिए तो इसको हम लोग नॉन लिविंग नहीं मान सकते हैं, करेक्ट। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। So because of this few exceptions, though they are living organisms, we cannot consider reproduction to be an exclusive property. Clear? Okay, नेक्स्ट देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स सी कि क्या चल रहा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए एटम से स्टार्ट हुआ है, एटम से आपका क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल, राइट। फिर मैक्रोमॉलिक्यूल, आप लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर करते हो ना, वहां पे आप लोग जानते हो ना कि माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल, ये सब है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करके मैक्रोमॉलिक्यूल हुआ। देखो उसके बाद क्या है? ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल जानते हो, सेल के अंदर में जो सब कंपार्टमेंट्स रहते हैं, दैट इज ऑर्गेनेल। फिर उसके बाद क्या है? देखिए सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, एक होल ऑर्गेनिज्म बन गया है। सो ये जो है ये टोटल एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ सब क्या माने सब ऑर्गेनिज्म
स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू अस, सब में क्या होल ऑर्गेनिज्म ऐसे ही बनेगा ना? जो आपका यूनिसेलुलर है वो तो यूनिसेल तक ही माने सिंगल सेल तक ही रहेगा कि वो उसका ऑर्गेनाइजेशन यहां तक हुआ, बट सेल रहेगा यहां तक। देखिए ऑर्गेनिल तक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, ये याद रखिएगा। सो स्मॉलेस्ट यूनिट, या और स्पेसिफिकली अगर बोले स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट विच इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन, दैट विल बी सेल। इज इट अंडरस्टूड? सो ये क्या हुआ, इसके पहले तक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आपका इसके पहले तक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आपका नहीं पॉसिबल है। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल मान लीजिए गोल्गी बॉडी, क्या वो अकेले सब काम कर पाएगा? आप लोग तो सेल किए ही हो, जितना याद है यही हो, हम लोग रिवाइज करेंगे इस प्रोग्राम में। बट गोल्गी बॉडी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल है, वो कैसे माने विदाउट एनी सेल वो कैसे सर्वाइव करेगा? नहीं कर पाएगा ऑफ कोर्स। और ये सारे तो लिविंग है ही नहीं, है ना? सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज एबल टू शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब जब हम लोग हायर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कलेक्शन ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स विल बी फॉर्मिंग व्हाट? टिश्यू। नाउ बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज विल कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। देखिए यहाँ पे है एक हार्ट बना है ना? देन मल्टीपल ऑर्गन्स विल कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, की हार्ट आया, फिर बहुत सारे आपके आर्टरीज वगैरह ये सब आया, लंग्स भी है वहाँ पे, तो सब मिला के आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बना। फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स है, डायफ्राम है, ये सब है अलग अलग। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स मिलके क्या बनाएगा? एक होल ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ओके, सो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये जो पार्ट है ये रहेगा ही, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, करेक्ट? होपफुली इट्स क्लियर। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, डायरेक्टली आप लोगों को मिलेगा। ये जो व्हाट इज लिविंग वाला टॉपिक है उसके एंड वाले पेज में आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो लाइन है इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। क्या है देखिए, तो properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among constituent cells. This is very very important. इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखिए थोड़ा ब्रेक करते हैं। डिकोड करना एनसीईआरटी के लाइंस को इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंडली आप लोग रीड करोगे तो बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगा, रिटेंशन नहीं होगा इंफॉर्मेशन का। सो रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस एंड डिकोडिंग द लाइंस एंड डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, इवन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। बोर्ड्स में जितना भी, देखिए 11th का सिलेबस तो बोर्ड्स में नहीं लगता है, बट 12th में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जिसके लिए 11th के कुछ कुछ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, माने कनेक्शंस हैं। तो डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? देखते हैं, चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, मतलब मान लीजिए, चलिए देखो, ये मैंने एक सेल बनाया है, ओके, ये एक दूसरा सेल है, ओके, और ये दो सेल से, ऐसे बहुत सारे सेल होगा, दो सेल से तो वैसे टिश्यू नहीं होगा, फिर भी मान लीजिए ये एक टिश्यू बना, ओके, तो ये टिश्यू ए फंक्शन को सर्व करता है, ओके, ए फंक्शन, कुछ भी फंक्शन करता है। बट ये जो सेल है और ये जो सेल है इंडिविजुअली ए फंक्शन, ए मतलब लाइक एन अ वेरिएबल, लाइक आई हैव गिवन इट, ओके, लाइक एक्स, वैसे ए फंक्शन, ओके, तो ए फंक्शन को ये अलग से नहीं कर पाएगा। तो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज, इस टिश्यू का प्रॉपर्टी मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को सर्व कर सकता है, या ये टिश्यू जब एक साथ आएगा ऐसा टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, बट इंडिविजुअली दिस टू सेल्स आर नॉट रेक्टेंगुलर, करेक्ट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो इंडिविजुअल सेल में आपके वो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं रहेंगे जो ये दो सेल मिलके एक टिश्यू को बनाएगा, उस टिश्यू में जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहेगा। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्शंस अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। तो कब ये पर्टिकुलर, ये जो टिश्यू बना जो ये पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा,
वो कब पॉसिबल है? जब इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे वो दोनों इंटरेक्ट किए एंड नाउ ये पार्टली कुछ कर रहा है, ये पार्टली कुछ कर रहा है, दोनों एक साथ आके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ओके, होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट लाइन क्या है देखिए, सिमिलरली properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle. क्या है? properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle. मान लीजिए एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन माने आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये सब है। तो एक मेम्ब्रेन किससे बनता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनता है। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो जिस प्रोटीन से या लिपिड से बना, वो इंडिविजुअली वो प्रोटीन और लिपिड क्या वो फंक्शन कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। जब सारे प्रोटीन सारे लिपिड्स एक साथ आ जाएंगे और एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो करेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है तब वो करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो वही है। बट arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle. क्या है? फिर से एक बार रीड करते हैं इसको, क्योंकि लंबा लाइन्स है एनसीईआरटी का, ब्रेक करके हम लोगों को डिकोड करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। Properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle. Individual lipid protein माइटोकॉन्ड्रिया का फुल फंक्शन नहीं कर पाएगा, इवन माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी नहीं कर पाएगा। बट कैसे करेगा, कैसे होगा? But arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle. माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों को क्या पता है? माइटोकॉन्ड्रिया ये सबको याद है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया is the powerhouse of the cell. Mitochondria is the powerhouse of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया पावरहाउस ऑफ द सेल है। आप लोग प्लांट रेस्पिरेशन किए हो, थोड़ा बहुत तो याद है कि कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 ये अलग अलग है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 को मैंने रख दिया, वो क्या पूरा कर लेगा? जो भी फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है नहीं कर पाएगा। जब कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 5 अलॉन्ग विथ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मैट्रिक्स सब एक साथ आके पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनेल बनेगा, तभी वहां पे आपका एटीपी जनरेशन पॉसिबल है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। होप दिस लाइन इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या है देखिए। कॉन्शियसनेस में हम लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा? एक चीज सबसे पहले याद क्या रखना पड़ेगा? व्हाट इज स्टिम्युलस। स्टिम्युलस क्या है? एनी चेंज इन द surrounding environment. Any change in the surrounding environment. Suppose you are sitting in front of me. This is not an online live class and I throw this pen towards you. आप क्या ऐसे ही बैठे रहो कि हाँ मैम ऐसे पेन को फेंकिए, मुझे चोट पहुंचेगा, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा? ऐसा तो नहीं होता है। If I throw this towards you, you will immediately move, right? ये जो है कि ये चेंज आ रहा है, पहले मैं पढ़ा रही थी, अचानक से मैंने इसको थ्रो किया तो आप मूव कर गए। ये जो है कि हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस चेंज, दैट इज पॉसिबल बिकॉज यू आर कॉन्शियस, यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज। वैसे ही ठीक है, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टिल अस, सब में मिलेगा। तो क्या है? एनी चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट विच रिजल्ट्स इन अ रिस्पॉन्स, कि एक रिस्पॉन्स को इवोक करेगा, दैट इज स्टिमुलस। ओके, सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस रहेगा। कुछ भी चेंज हो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो करेगा, उसको सेंस कर पाएगा, सब में है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, ये एक हॉर्स है, ये एक हैंड है ह्यूमन का। वो हॉर्स को ऐसे कर रहा है तो हॉर्स को तो समझ में आ रहा है कि ऐसा कर रहा है, तो हॉर्स विल आइदर स्टैंड स्टिल, उसको अच्छा लग रहा है, या द हॉर्स विल रन अवे, वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, वो भाग जाएगा। प्लांट जो है देखिए, ये सब प्लांट आप लोग जानते हो ना क्या प्लांट है? ये टच मी नॉट प्लांट है। इसको हम लोग ऐसे टच करेंगे तो इसका लीफलेट्स जो है वो आपका ड्रूप डाउन कर जाएगा। तो ये क्या है?
ये जो प्लांट है, प्लांट तो लोकोमोट नहीं करेगा, तो कोई ह्यूमन उसको टच कर रहा है वो तो भाग नहीं पाएगा. सो हाउ इज इट रिस्पॉन्डिंग? इट इज रिस्पॉन्डिंग बाय ड्रूपिंग डाउन ऑफ द लीफलेट्स. सो व्हाट इज द स्टिम्युलस हियर? द टच. एंड हाउ द प्लांट इज रिस्पॉन्डिंग? द लीफलेट्स आर ड्रूपिंग डाउन. सो प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी तो रिस्पॉन्ड करेगा, राइट? वेदर इट कैन लोकोमोट और नॉट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वो किसी तरीके से आपका रिस्पॉन्ड करेगा. एक एग्जाम्पल और देती हूँ प्लांट का. ये होपफुली आप लोगों को याद है, 10th में आप लोग करते थे. यहाँ पे भी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग वो सब डिस्कस करते हैं, तो हम लोग भी करेंगे, तो आप लोग भी किए ही हो. क्या है, एक प्लांट है, सनलाइट उधर से आ रहा है, प्लांट क्या करेगा, ऐसे करके बेंड हो जाएगा. वो क्या था, टुवर्ड्स द सनलाइट वो बेंड कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कि ग्रोथ एक साइड में ज्यादा हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐसे बेंड कर जा रहा है. सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्ड. चेंज इन द एनवायरनमेंट, कैसे, वो स्टिमुलस सनलाइट नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है, दैट इज रिजल्टिंग इन द चेंज in the direction of the growth, like the growth of the plant. It is stimulating the growth of the plant and it is straight grow कर रहा था, वो ऐसे bend हो रहा है. उसका रीजन है उसके पीछे, है ना, ऑक्सीजन एक साइड में आपका शेडी साइड में आपका एक्यूमुलेट कर जाता है, वो साइड आपका ज्यादा ग्रो करता है तो वो बेंड हो जाता है. तो दिस इज हाउ द प्लांट इज रिस्पॉन्डिंग. वैसे एनिमल्स हम लोगों का तो बहुत ज्यादा है कॉन्शियसनेस, है ना, ये तो ठीक है. बट ये जो टर्म यहां पे लिखा हुआ है विच इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, self consciousness is only shown by humans, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको शो नहीं करेगा, जिसके कारण हम लोग जब ये प्रॉपर्टीज किए, कहीं पे भी मैंने सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं लिखा था, सिर्फ कॉन्शियसनेस लिखा था, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है. ओके, वो आपका प्रेजेंट होगा सिर्फ हम लोगों में, कि वी आर कॉन्शियस, कि हम लोगों के बारे में कौन क्या सोच रहा है. हाउ आर वी लुकिंग, सी दिस गर्ल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके, शी हैज डन सम मेकअप एंड शी इज लुकिंग एट द मिरर, हाउ शी इज लुकिंग, ओके. तो वैसे ही हम लोगों ने ऐसे बिहेव किया. सो हाउ इज इट अफेक्टिंग द पीपल? ये सब जो है, हम लोगों को क्या अच्छा सोच रहे हैं या हम लोगों के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, whether I'm happy to do it or not, like this. So we are very much self-aware, self-conscious. So that is only shown by humans. So if the statement comes कि self-consciousness is the property of all the living organism, मतलब like it is considered to be a defining property of living organism. So बच्चों वो true होगा ना false होगा? Of course आपका वो false होगा. Self-consciousness तो आपका determining property नहीं है, consciousness है, correct? तो ये समझ में आ गया. तो ये हम लोग तो फिर डिटेल में क्या क्या कर लिए, यहाँ पे ग्रोथ कर लिए, रिप्रोडक्शन कर लिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कर लिए, कॉन्शियसनेस को कर लिए. मेटाबॉलिज्म का डिटेल यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज शोन बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन एंड नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मेटाबॉलिज्म. नाउ ये जो मेटाबॉलिज्म में मैं एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर देती हूँ. तो मेटाबॉलिज्म का डिटेल हुआ, तो मेटाबॉलिज्म में एक पॉइंट हम लोग क्या ऐड करेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन, आप लोग प्लांट रेस्पिरेशन में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन के हो, जो जूलॉजी में जितने भी नॉट प्लांट, एनिमल फिजियोलॉजी का जितने चैप्टर्स है वहां पे भी बहुत सारा आपका रिएक्शंस होता है ना. तो वैसे ही एक रिएक्शन को हम लोग टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, विदाउट एनी सेल. Without any cell, we are performing that particular reaction in a test tube, in a lab. So, उसको क्या हम living organism consider कर सकते हैं? Definitely not. क्यों? क्योंकि वो जो reaction है वो living organism में होता है, एक living cell में होता है, but for the time being we are not performing it inside a cell. We are performing it inside a test tube, और टेस्ट ट्यूब में कोई सेल नहीं है. हम लोगों ने सबस्ट्रेट दे दिया, एंजाइम दे दिया, प्रोडक्ट बनेगा, टेस्ट ट्यूब में बनेगा. सबस्ट्रेट एंजाइम आप लोग जानते हो, बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा बहुत किया, जो मतलब जो रिएक्टेंट है उसमें हम लोगों ने एंजाइम डाला, फिर प्रोडक्ट बना. तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि एनी लिविंग एनी रिएक्शन, any metabolic reaction which is occurring inside a test tube, it is considered to be a exclusive property of living organism. वो गलत है. तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? उसको हम लोग लिविंग रिएक्शन कंसिडर करेंगे. लिविंग रिएक्शन एंड cellular organization or a living organism are not the same thing.
right? So that is considered to be a living reaction. Why? Because that takes place in living organism, but for the time being this reaction is not taking place inside a cell. It is taking place inside the test tube within a lab. So that will not be considered as a cellular reaction. That will be considered as a in vitro reaction. In vitro means inside the lab we are doing it. And that is why it cannot be considered to be a living thing, living object. Nah, it will be considered just as a it will be considered to be a living reaction. Okay, ये याद रखिएगा. Now next, ये जो है ये पॉइंट टू रिमेंबर मैंने बोला है क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. लेट्स सी दैट all living organisms present, past and future are linked to one another by the sharing of common genetic material but to varying degrees. very very important. मतलब क्या है कि कोई भी living organism हो starting from bacteria till us, क्या है प्रेजेंट माने जो अभी है हम लोगों के पास्ट में जो हम लोगों के एंसेस्टर्स थे, लाइक हम लोगों के फैमिली से ही, या लाइक अभी क्या है 2026 है, 2005 में जो थे जो शायद अभी नहीं है, या 1995 में, 1947 में, या इंडिपेंडेंस के पहले जो भी थे, और फ्यूचर में जो आएगा 2050 में जो आएगा, 3000 ईयर्स में जो आएंगे ह्यूमंस. ओके, ह्यूमंस हो या लाइक नॉट ओनली ह्यूमंस, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर गोइंग टू कम, सब में क्या है, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर. ऑल मतलब ओनली, मैं नॉट ओनली ह्यूमन, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया के साथ ह्यूमन का, बैक्टीरिया के साथ टाइगर का, टाइगर के साथ लायन का, लायन के साथ डियर का, डियर के साथ रोज प्लांट का, रोज प्लांट के साथ कोकोनट प्लांट का. सबके बीच में एक कनेक्शन है, सबके बीच में. ठीक है, क्या है वो? शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जेनेटिक मटेरियल तो सब में होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर होगा, है ना. तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो सब में आपका कॉमन जेनेटिक मटेरियल होगा, बट आइडेंटिकल थोड़े ना है, आइडेंटिकल नहीं है. आइडेंटिकल होता तब तो सब लोग एक जैसे दिखते हैं, वैसा नहीं है. कॉमन जेनेटिक मटेरियल है another by the sharing of the common genetic material but to varying degrees. कितना सिमिलैरिटी है that will vary, and that varying degree is making us so different. Bacteria is unicellular microscopic, we are multicellular, we are macroscopic. Plant is also multicellular but they cannot locomote. So ये जो features है ये अलग अलग हो गया है, but हम लोगों के बीच में starting from bacteria till us the genetic material is a common genetic material. What is that common genetic material, children? It is DNA. Just a minute. It is DNA. ओके, DNA आप लोग अभी तो पूरा जानते ही हो डिटेल में स्ट्रक्चर, फिर भी मैं लिख दे रही हूँ इफ एनीवन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टिल ह्यूमंस. ओके, समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट. तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वेरिंग डिग्री का मतलब क्या है. कि डीएनए तो सब में प्रेजेंट है, बट डीएनए का जो सीक्वेंस है, डीएनए किससे बनता है, ये आप लोग किए हो ना, न्यूक्लियोटाइड से बनता है. तो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग होगा, वो चेंज होगा, जिसके कारण बैक्टीरिया बैक्टीरिया है और हम लोग हम है, टाइगर टाइगर है, लायन लायन है, कोकोनट ट्री है, रोज प्लांट है. तो वेरिंग डिग्री में रहेगा. सो दैट इज नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलैरिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, आप लोग सोचोगे कि डीएनए तो सब में जेनेटिक मटेरियल है, बट हम लोग तो ये भी कहीं सुने थे, कहीं पढ़े थे कि आरएनए कैन ऑल्सो बी द जेनेटिक मटेरियल. आरएनए कैन बी द जेनेटिक मटेरियल, बट ये जो बैक्टीरिया टू ह्यूमंस है इसमें नहीं, सिर्फ कुछ कुछ वायरसेस में. और वायरस को बच्चों हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? डू वी कंसिडर वायरसेस टू बी लिविंग ऑर्गेनिजम्स? डेफिनेटली नॉट, है ना. वो क्या है? वो एक एसेलुलर एंटिटी है. एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू बी लिविंग, टू बी कंसिडर्ड टू बी लिविंग, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वही तो वायरस में नहीं है, तो उसको तो हम लोग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं कर सकते हैं. तो अब मान लेते हैं कि हाँ, वो जब कोई होस्ट सेल के अंदर में घुस जा रहा है फॉर इन्फेक्टिंग इट, उसमें
कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा आ रहा है जो इज वेरी सिमिलर टू लिविंग कि लाइक इट कैन रिप्रोड्यूस, लाइक इट कैन मल्टीप्लाई, मेक इट्स ओन कॉपी, फाइन. बट वो जो आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो वायरसेस में है विच आर एसेलुलर एंटिटी, दे आर नॉट ऑर्गेनिजम्स. एंड वो भी बहुत कम वायरसेस में, कम वायरसेस में लाइक कि वायरस कैन हैव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो. बैक्टीरियोफेज आप लोग बायोलॉजिकल में किए हो, बैक्टीरियोफेज में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. Still, we cannot consider bacteriophage to be a living organism. Hope it's clear what I'm trying to say, right? So ये पार्ट आप लोग याद रखिएगा. नेक्स्ट देखिए, हम छोटा सा डायग्राम है जिसमें जीनोम, क्रोमोसोम, जीन ये सब लिखा हुआ है. जीनोम का मतलब क्या है? जो आपका देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल कुछ कुछ डबल स्ट्राइप्स है. These are nothing but the chromosomes which are present inside our cell. So the entire haploid content is considered to be the genome. Okay, chromosome का structure ये है. अब chromosome में individual sequences of nucleotides, they are considered to be genes. So this is just a representation how like this common genetic material is acting. Like ये जो genes हैं, मे बी बहुत सारे जीन्स हम लोगों में कॉमन है ह्यूमंस के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म का, दूसरे स्पीशीज का, बट कुछ कुछ जीन्स है जो अलग भी है विच आर मेकिंग अस डिफरेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, होप दिस पार्ट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि पूरा जो बायोस्फीयर है उसमें क्या क्या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्या क्या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट है. तो लाइक आप लोग बायोलॉजिकल की हो, वहाँ पे और भी डिफरेंट नेम्स यू हैव स्टडीड, लाइक प्रोटिस्टा, डायनोफ्लैजेलेट्स, वो भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो देखिए कितना डाइवर्सिफाइड है, फंगी है, एल्गी है, बहुत सारा है. तो वही उसके बेसिस पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि the diverse form of organisms present on earth is called biodiversity. So ये जो अलग चीज है बायोडाइवर्सिटी का, क्या है? डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है. तो सबको लेके प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है. अब द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट 1.7 to 1.8 मिलियन. मिलियन को बिलियन कर देगा तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, है ना? तो वो याद रखिएगा. तो द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा. तो ये क्या है? इतने सारे स्पीशीज को अभी तक हम लोग जान पाए हैं, जो भी आपके बायोलॉजिस्ट से साइंटिस्ट है, एंड दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड. आप लोग जब 12th में जाओगे या अभी भी किसी ने सुना होगा या 10th तक भी कुछ कुछ जगह पे ये रहता है, अब तक ये एस्टिमेट किया गया है कि देयर आर 7 मिलियन स्पीशीज, आउट ऑफ विच दैट 7 मिलियन 1.7 to 1.8 मिलियन हैज बीन नोन एंड डिस्क्राइब्ड. ओके, तो 7 मिलियन क्या हुआ? एक रफ एस्टिमेट है कि कितना स्पीशीज है. मे बी उससे ज्यादा है, मे बी उससे कम है, बट वो जानना एग्जैक्टली तो पॉसिबल नहीं है. तो आप लोगों को याद रखना है कि जितना नोन स्पीशीज है वो कितना है, 1.7 to 1.8. और ये जो मैंने 7 मिलियन का वैल्यू जो बोला, दिस यू विल गेट टू नो इन क्लास 12 जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है. रॉबर्ट मे बोल के एक इकोलॉजिस्ट, एक नेचुरलिस्ट है जिन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया है, लाइक डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस, कि होपफुली देयर आर 7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्टिंग, आउट ऑफ विच मैक्सिमम देख ही पा रहे हो कितना जाना हम लोग जान पाए हैं. आउट ऑफ 7 मिलियन ओनली 1.7 to 1.8 मिलियन. तो ये आप लोग याद रखिएगा. सॉरी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन, वन ऑफ द मेन पार्ट. अभी तक जो कि वो भी मेन है, वहां से भी क्वेश्चन आता है. वन ऑफ द मेन पार्ट में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके साथ रिलेटेड बहुत कुछ इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है जो नेक्स्ट चैप्टर्स में भी लगेगा, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? लेट्स सी दिस. देखो, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? ठीक है, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? उसके पहले क्लासिफिकेशन क्या है वो जानना पड़ेगा, तब तो जानेंगे कि क्लासिफिकेशन का नीड क्या है. तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन. सपोज, ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है. एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मैंने मुझे मिला आज, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है.
तो मतलब क्या है, वो तो एक नया ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर अगर किसी को पता नहीं है, उसके बारे में कोई भी डेटा नहीं है, उसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उसको तो मुझे क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई का मतलब है कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उसका एक साइंटिफिक नाम क्या होगा, ये सब देख के मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको एक ग्रुप में डालना पड़ेगा। मैं जब एक ग्रुप में उसको डालूंगी तो ही जो मेरे बाद जो भी उनके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, उनके रिगार्डिंग में डेटा उनको चाहिए, वो सब देखेंगे, तब वो फ्रूटफुल होगा, तब वो एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगा। तो व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, कि एक ऑर्गेनिज्म को या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्यों अलग अलग सब ग्रुप्स में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। कि सपोज A to C, ABC 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। अब हो सकता है कि तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म सेम है तो एक ही ग्रुप में डाले जाएंगे। हो सकता है कि A और B सेम है तो A भी एक ग्रुप में चला जाएगा, C दूसरे ग्रुप में चला जाएगा, तो ऐसे करके होगा। तो हम लोगों को क्या जानना है कि वही चीज़ क्यों मुझे चाहिए, वाई डू आई नीड दैट। तो लेट्स गो थ्रू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट बेस्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉन्वर्ट, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कॉन्वर्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी, जो ऑर्गेनिज्म आज मुझे मिला, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, आई एम द डिस्कवरर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ओके। सो नाउ ये जो ऑर्गेनिज्म मुझे मिला, मैंने उसके बारे में कुछ कुछ डेटा कलेक्ट किया। आई एम जस्ट अ टीचर, मुझे उतना मुझे मैं तो कोई बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मुझे टेक्निकलिटी उतना पता नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि मैं बायोलॉजी के फील्ड से भी नहीं हूँ, ठीक है, कंसिडर कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगी, उस ऑर्गेनिज्म को मुझे मिला, माने आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई एम अ वेरी क्यूरियस सोल, तो मुझे उसके बारे में जानना है। तो मैं कुछ कुछ उसके बारे में जो जो फीचर्स मुझे दिख रहा है विजुअली, मैं नोट डाउन करूँगी कि उसके 2 लेग्स हैं, उसके पास 2 आईज हैं, उसके पास 1 ईयर है, उसके पास 2 हॉर्न है, ऐसा ऐसा करके मैं लिखूँगी। तो ये तो कोई साइंटिफिक डेटा नहीं हुआ, ऐसे ऐसे करके मैं जो बोल रही हूँ। तो ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया, डेटा जो मैंने कलेक्ट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना, मेंटेन करना, ओके, प्रोड्यूस करना, ताकि लेटर एजेस आफ्टर 50 ईयर्स ऑल्सो कोई अगर उसको देखेगा तो उसको पता लगेगा, अच्छा ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे तो रेफर किया गया है किसी पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, कन्वर्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड मीनिंगफुल एंड एक्यूरेट डेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मैं लिख दूंगी उस ऑर्गेनिज्म को देख के जिस डेटा का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या हो रहा है कि लाइक कौन से ग्रुप में वो जाएगा, तो वो ग्रुप में जो जो ऑर्गेनिज्म पहले से थे, तो वो सब ऑर्गेनिजम्स को वी हैव प्लेस्ड अंडर दैट ग्रुप बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स। वो सब फीचर्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, दैट वी नीड टू नो, राइट। तो ही तो हम जाके इस ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर ग्रुप में डाल पाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो नाउ तो ये क्या है कि फाइंड मीनिंगफुल एंड एक्यूरेट डेटा, कि जो मीनिंगफुल होगा, कि एक ऐसा कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जब क्लासिफिकेशन कोई टेक्निकली करेगा, लाइक प्रोफेशनली करेगा, तो उसके पास वो सब इंफॉर्मेशन रहेगा कि क्या यूजफुल है, क्या आपका यूजफुल नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई सेड कि वी नीड टू प्लेस दिस पर्टिकुलर अननोन ऑर्गेनिज्म इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो ग्रुप में प्लेस कैसे करेंगे, पहले तो उस ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, ये सब पहले मुझे जानना पड़ेगा, तो ही ना मैं कर पाऊंगी कि हाँ ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मुझे मिला, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, मान लीजिए ए ग्रुप के साथ ये 95% सिमिलर है, बी ग्रुप के साथ ये 60% सिमिलर है। तो ये जब मुझे पता चलेगा तो ही ना मैं इसको ए में प्लेस करूंगी, बिकॉज इट इज 95% सिमिलर। तो उसको जानने के लिए मुझे पहले क्या जानना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितना परसेंटेज सिमिलैरिटी ए और बी के बीच में है, तो ही तो मैं न्यू ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर पाऊंगी प्रॉपर्ली। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के साथ ये न्यू ऑर्गेनिज्म का कोई कनेक्शन ही नहीं है, सिमिलैरिटी 10% विद ईच ऑफ द ग्रुप, ये भी हो सकता है। तब क्या मैं ए और बी में उसको प्लेस करूंगी, नहीं करूंगी। तब उसके लिए एक अलग ग्रुप बनेगा, जिस सी ग्रुप में सिर्फ ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ रहेगा फिलहाल के लिए। लेटर ऑन
इस ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलर और भी ऑर्गेनिज्म आएगा तो हम लोग उसको डालते जाएंगे सी ग्रुप में. बट फॉर द टाइम बीइंग व्हेन इट इज ओनली 10% सिमिलर टू बोथ ऑफ द ए एंड बी ग्रुप्स, वी कैन नॉट प्लेस इट इन ए और बी ग्रुप, है ना? आर यू गेटिंग इट? ओके, तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई एनी फीचर इन द डेटा सेट्स. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने तो लिख दिया कि ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, ये वो कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म ये कर रहा है. तो अब मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई एनी फीचर इन द डेटा सेट. मतलब मेरे पास जो भी डेटा है उसको तो क्लासिफिकेशन के टाइम पे आई एम कंस्ट्रक्टिंग इट इनटू अ स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्म. वहां से आज से 50 इयर्स बाद किसी को कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालना है, किसी को कोई पर्टिकुलर फीचर के बारे में जानना है, वो प्रॉपरली उसको कर पाएगा. समझ में आ रहा है? वो प्रॉपरली उसको कर पाएगा. उसके लिए क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अभी इस ऑर्गेनिज्म को ऐसे क्लासिफाई करूंगी, ऐसा डिटेल्ड आपका इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल, दैट विल बी हेल्पफुल आफ्टर 70 इयर्स 80 इयर्स ऑल्सो. बिकॉज कोई 80 इयर्स बाद किसी को जानना है कि अच्छा ये जो एक ऑर्गेनिज्म था, इस ऑर्गेनिज्म में क्या ये पर्टिकुलर फीचर था या नहीं था. उसके सिमिलर ग्रुप्स में है बट उसमें क्या था, तो वो अगर जानना है तो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इज वेरी मच क्रूशियल, वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो वो हम लोगों को जानना पड़ेगा. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्या है, कन्वीनियंट स्टडी ऑफ डेटा सेट्स. ऑफ कोर्स अगर कुछ एब्रप्टली, लाइक एक एग्जांपल ले लीजिए, आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स का फर्स्ट पार्ट कॉपी के पीछे है, नोट्स का मिडिल वाला पार्ट कॉपी के सामने है, नोट्स का लास्ट वाला पार्ट कॉपी के बीच में है. तो ये क्या एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइज्ड नोट फॉर्मेशन हुआ एक पर्टिकुलर चैप्टर का? डेफिनेटली नॉट. वहां से अगर किसी को कुछ डेटा ढूंढना है, किसी को अगर चैप्टर इंट्रोडक्शन का कोई डेटा चाहिए, वो तो कॉपी के सामने ही जाएगा, वो कॉपी के बीच में या कॉपी के पीछे तो नहीं जाएगा. तो कैसे ढूंढ पाएगा? फर्स्ट में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में तो आपने नोट का बीच वाला सेक्शन डाल दिया है, नहीं होगा. तो वैसे ही इन दिस केस ऑल्सो दिस इज वेरी क्रूशियल कि कन्वीनियंट स्टडी ऑफ डेटा सेट्स के लिए हम लोगों को प्रॉपरली उसको क्लासिफाई करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा. बिकॉज दीज आर ऑल साइंटिफिक डेटा, दीज आर ऑल साइंटिफिक फंक्शन रिलेटेड थिंग्स, लाइक रिसर्च रिलेटेड थिंग्स. सो वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी करेक्ट, स्पेसिफिक in organizing all the data properly. Okay, last क्या है, ease the data accessing. Of course convenient study means conveniently हम लोग खोज पा रहे हैं कि कौन सा डेटा सेट क्या है. and ease the data accessing कि जितना convenient वे में, जितना comfortable वे में हम लोग डेटा को सजा के रख पाएंगे, उतना ही easy है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आफ्टर फ्यू इयर्स उसको ट्रैक कर पाना. कुछ भी कुछ करके मैं फाइलिंग करके रख दूंगी, 5 इयर्स बाद क्या, 50 इयर्स बाद क्या, कल कोई आएगा तो ढूंढ नहीं पाएगा प्रॉपरली. वैसा मैं करके अगर रख दूंगी, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस, करेक्ट. तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो बच्चों ये हो गया व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन. तो इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा. आफ्टर द क्लास PDF आप लोगों को मिल जाता है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो ये वाला पार्ट हो गया आपका नीड फॉर क्लासिफिकेशन. तो ये जो है ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग बोल सकते हैं हो गया. इसके बाद क्या होगा आपका टैक्सोनॉमिकल वाला पार्ट, कि टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमेटिक्स क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, उसके बेसिस पे कैसे हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो सब हम लोग करेंगे. बट बिफोर दैट आज हम लोग जो किए वहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, देखिए जो हम लोग किए एक बार क्विकली मैं 2 मिनट में एक बार आप लोगों को रिकैपिचुलेट करवा देती हूँ. ऐसे करके हम लोग क्लासेस को करेंगे, डिस्कस करेंगे, सो दैट पूरा जो 11th है आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाए, 12th आप लोग बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट कर पाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लोग पूरा फोकस कीजिएगा और हर एक क्लास को आप लोग अटेंड कीजिएगा. ठीक है ना. देखिए आज फर्स्ट क्या किए, चैप्टर इंट्रोडक्शन में याद है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे, लाइक एनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. इनिशियल डेज में ह्यूमंस कैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते थे, उसको एज अ डेटी ट्रीट करते थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे और क्या था कि उसके बाद अर्नस्ट मेयर का नाम था कि उन्होंने किस किस चीज़ को लेके रिसर्च किया है. तो वो जो सब्जेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, जू जियोग्राफी, देन आपका जो आपका टैक्सोनॉमी है, ये सब जो है ना, फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, ये सब जो भी है
सब्जेक्ट को चेंज करके लाइन दे देगा तो वो गलत हो जाएगा, है ना। वो सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्या किए कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग में क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हम लोग डिस्कस किए। कौन सा आपका एक्सक्लूसिव है, कौन सा आपका ओवरऑल हम लोग मानते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से कि पूरा मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तो कोई भी बोल देगा, बट इज रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव, इज रिप्रोडक्शन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? नो। व्हाई? बिकॉज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस कि लिविंग, बहुत सारे लिविंग बींग्स ऐसे है कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, तो ऐसे हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, लिविंग वाला पार्ट हम लोग किए, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्या है वो हम लोग जाने, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। लिविंग रिएक्शन क्या है वो हम लोग जाने, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन डीएनए, डीएनए इज अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट एग्जैक्टली आइडेंटिकल सब में नहीं है, वैरिंग डिग्री में उसका आइडेंटिटी रहेगा, ठीक है ना। वो सब हम लोग कर लिए, तो डीएनए वाला पार्ट चला गया। फिर हम लोग क्या जाने, बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितने स्पीशीज अभी तक हम लोगों को नोन है और टोटल एक स्पीशीज का एस्टिमेट रॉबर्ट मे ने कितना दिया है, तो ये हम लोग जाने। तो कितना अननोन है वी कैन नो दैट, राइट। तो ये सब हम लोग देखें। फिर हम लोग एक छोटा सा पार्ट किए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एज, माने लाइक वाई इज इट इंपॉर्टेंट, लाइक चैप्टर का तो बेस है ही वो, इंट्रोडक्शन टू द टैक्सोनॉमिकल पार्ट। क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, है ना। तो वो हम लोग किए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए फर्स्टली ये सब आप लोग ना नोट कीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग जो है, अर्नेस्ट मेयर जो है वो क्या है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये लिखा था ना, एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, इजी रहेगा, कनेक्शन रहेगा। देखिए डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, क्यों, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी ये सब लेके, सॉरी स्पीशीज डाइवर्सिटी ये सब लेके बहुत ज़्यादा स्टडी किए थे, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए थे। सो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। अच्छा, ट्रिपल क्राउन ये दिखा देती हूँ, क्या है ट्रिपल क्राउन, देखो याद है, मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। तो ट्रिपल क्राउन अर्नेस्ट मेयर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर के लिए ये है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड के लिए आ सकता है। नाउ मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, एक स्टेटमेंट में लिख रही हूं, ठीक है ना, आप लोग बोलिएगा ट्रू है या फॉल्स है। अर्नेस्ट, सॉरी, Ernest Mayr studied biochemistry and बायोफिजिक्स। देखो दो सब्जेक्ट का नाम दिया, बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में एनसीईआरटी में आपका मेंशनिंग है, देख लीजिए क्या क्या है, तो फिर आप लोग बताइए ट्रू है या फॉल्स है। क्या क्या टॉपिक्स है देखिए, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी। उसमें कहीं पे भी बायोकेमिस्ट्री या बायोफिजिक्स का मेंशनिंग नहीं है, तो मतलब अगर नहीं है तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, या फिर ये अगर असर्शन के फॉर्म में आएगा द असर्शन बिकम्स फॉल्स। So assertion is false, reason might be true or reason is also false. Now that will depend on the options they are giving it to you, right? तो ये हो गया। Next, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि कैसा ट्रू फॉल्स कैसा क्या हो सकता है घुमा फिरा के। लेट्स सी। External growth
is shown by mountains. एक्सटर्नल ग्रोथ इज शोन बाय माउंटेन्स. ये ट्रू है या फॉल्स है ना? तो ये क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होना चाहिए इसका? एक्सटर्नल ग्रोथ तो माउंटेन्स शो करता है, सो ये आपका हो गया ट्रू. ओके, सो मान लीजिए ये हुआ, ये मान लीजिए कि आपका असर्शन ऐसे दे दिया है, ठीक है. अब रीजन दिया गया है mountains are non-living objects. ठीक है, रीजन है माउंटेन्स आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. तो ये आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा? माउंटेन तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ही, तो ऑफ कोर्स ये आपका ट्रू होगा. अब असर्शन रीजन में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही पे आता है कि असर्शन और रीजन जब दोनों ही ट्रू हो जाता है, एक ट्रू एक फॉल्स होने से ऑप्शंस बिकम मच इजियर कि कौन सा होने वाला है. बट जब दो ट्रू हो जाएगा तब आइदर द रीजन कैन बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और द रीजन विल नॉट बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो व्हाई माउंटेन्स आर शोइंग एक्सटर्नल ग्रोथ? So is this related to mountains are non-living objects? Of course it is related to non-living objects. So mountains are non-living objects and external growth is shown by mountains. दोनों correct है. तो external growth is shown by mountains क्यों? Why they are showing external growth? Because they are non-living objects and उसके ऊपर क्या हो रहा है? The various materials are getting accumulated. तो ये आपका सही होगा, ठीक है ना? तो ऐसे टाइप के असर्शन रीजन कैन कम. चलिए और एक देखते हैं, इसको मैं क्लीन कर रही हूं, ठीक है ना? रुकिए, नहीं तो नहीं दिखा पाऊंगी. होप बच्चों आज का जो क्लास हुआ आप लोग समझ पाए प्रॉपरली, है ना? इसीलिए मैं थोड़ा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दे रही हूँ सो दैट यू गेट टू नो कि आप लोगों को कहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेस देना पड़ेगा, कोई डाउट होगा तो क्या पूछना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स सी क्या होने वाला है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अगर आप लोगों से बोले कि नंबर 4 क्लासिफिकेशन is an important step of taxonomical study. ठीक है, क्लासिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी. ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये आप लोग आंसर कीजिए, क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑफ कोर्स ये ट्रू होगा, क्योंकि इसीलिए तो हम लोग इतना बड़ा एक पूरा स्लाइड किए कि व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, कि एक ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासिफाई करना है. टैक्सोनॉमी क्या है? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट? तो क्लासिफिकेशन तो ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा. ये आपका ट्रू हो गया फिर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं. देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? म्यूल्स आर स्टेराइल सो कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी लिविंग. ये क्या ट्रू होगा ना फॉल्स होगा? ये वाला पार्ट तो सही है कि म्यूल्स आर स्टेराइल बट सो कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी लिविंग. ये क्या आपका सही होगा? आप लोग बताइए तो. ऐसा तो नहीं है. म्यूल स्टेराइल हो या आपका फर्टाइल हो, वॉट एवर इट इज, वो लिविंग तो है ही. स्टेराइल, म्यूल्स आर स्टेराइल, उसके लिए रिप्रोडक्शन को हम लोग एक लाइक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं कर सकते हैं. बट म्यूल स्टेराइल, इसके लिए वो नॉट, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी लिविंग. ये तो गलत है. तो मतलब ये आपका क्या हो गया? फॉल्स. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को देख के स्टेटमेंट को ट्रू मत कर दीजिएगा. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. जब भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं कि वो सही है, उसको हम लोग ट्रू कर देते हैं. वैसा नहीं है. सेकेंड पार्ट को भी आप लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. म्यूल्स आर स्टेराइल सो कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी लिविंग, ये गलत है. ओके,
तो इसको हम लोग कैसे एक ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन कि म्यूल्स आर स्टेराइल। समझ में आया डिफरेंस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिविंग रिएक्शंस। इन अ टेस्ट ट्यूब आर इन विट्रो इन नेचर। ये वाला इन विट्रो का मतलब क्या हो गया आपका? लैब में जो हो रहा है, लिविंग सिस्टम में नहीं हो रहा है। और लिविंग रिएक्शन का मीनिंग मैंने क्या बोला था? कोई भी रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब में आपका अकर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो लिविंग रिएक्शंस इन अ टेस्ट ट्यूब और इन विट्रो इन नेचर। तो ये तो आपका सही ही हो गया, फिर ये आपका ट्रू हो गया, है ना? तो ये हो गया लिविंग रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि total number of species studied and known till now is about 1.7 to 1.8 billion. Is it correct or not? बोलिए तो याद करके। 1.7 to 1.8 बिलियन सही है या गलत है? देखिए तो ये वाला देखिए 1.7 to 1.8 मिलियन। सो देयर इज हाई चांस कि एनटीए क्या करेगा? यूनिट को चेंज कर देगा, बिलियन बना देगा। तो जैसे ही आपका यूनिट चेंज हो गया, वो क्या हो गया? आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। चलिए और कुछ करते हैं। होपफुली यू आर गेटिंग टू नो कि कहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, और है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 3-4, देन वी कैन कंटिन्यू अगेन फ्रॉम टुमारो। ओके, क्वेश्चंस बच्चों जितना हो पाए प्रैक्टिस कीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट एक देखते हैं कि ये जो है डीएनए इज अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल present in all living organisms। ये सही है या गलत है बच्चों? डीएनए तो है जेनेटिक मटेरियल जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपका प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फिर ये आपका ट्रू हो गया। बट इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिख देती, डीएनए is identical in all living organisms, तब आपका वो क्या हो जाता? आइडेंटिकल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो गलत है। आइडेंटिकल अगर सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपका आइडेंटिकल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर, राइट? तो ये वाला जो लाइन है ये भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डीएनए आइडेंटिकल है ना कि क्या है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एक करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर synonymous in multicellular organisms।
ठीक है, ये आपका ट्रू होगा ना फॉल्स होगा? रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिमस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इज इट ट्रू? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कोई भी आप लोग उठा लीजिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या सिनोनिमसली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है? डेफिनेटली नॉट। कि अगर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस, सेल डिवाइड करके ग्रोथ इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। तो कोई भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, एनिमल्स कोई भी, लाइक लायंस, टाइगर्स, कुछ भी हो, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिमस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये तो हम लोग किए हैं। तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिमस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। फिर लाइक और एक करते हैं, यही लास्ट करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। फंगी reproduces by प्रोटोनिमा फॉर्मेशन। ट्रू है या फॉल्स है? फंगी रिप्रोड्यूसेस बाय प्रोटोनिमा फॉर्मेशन। प्रोटोनिमा मैंने किस में बोला? प्रोटोनिमा किस में फॉर्म होता है? प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। मॉस आप लोग तो अभी तो जानते हो, थोड़ा तो याद है, ब्रायोफाइट्स में, तो प्लांट किंगडम में आता है। फंगी तो किंगडम फंगी विच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप, माने कंप्लीटली डिफरेंट किंगडम। तो वहां पे तो प्रोटोनिमा हम लोग नहीं किए हैं, किंगडम फंगी में कहाँ किए हैं? बायोलॉजिकल तो आप लोग किए हो, हम लोग यहाँ पे भी करेंगे इस कोर्स में, बट फॉर द टाइमिंग फंगी रिप्रोड्यूसेस बाय प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस आज ही तो हम लोग किए। प्रोटोनिमा मैंने क्या लिखा था कि प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, तो प्रोटोनिमा फॉर्मेशन से फंगी तो रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो हम लोग ट्रू और फॉल्स क्यों किए अभी? क्योंकि असर्शन रीजन में तो यही आता है। फिर स्टेटमेंट जो है 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला, या स्टेटमेंट 1 2 3 वाला, जो भी क्वेश्चंस का, वहां पे तो बेसिकली वी नीड टू डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दैट इज व्हाई वी डिस्कस आज के क्लास में, माने मोर और लेस ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, है ना? तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग कर लिए। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये वाला क्लास, आज का क्लास क्लियर हुआ है ना? गो थ्रू द चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, स्टडी properly and solve questions in time bound way children, that is very important। कि हाफ टाइम लगना चाहिए, 10 क्वेश्चन करेंगे 5 मिनट में, तो 50 क्वेश्चन जब आएगा तब 25 मिनट्स में हम लोगों को करना है मैक्सिमम, तभी जाके प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कर पाओगे। अगर बायो में आप लोग ऐसे करोगे, माने बॉटनी जूलॉजी को मिला के, है ना? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। कल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कल हम लोग टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स से स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ यू शुड अटेंड द क्लास एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ओके, सो आज के लिए यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं। टुमारो वी विल मीट। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।